तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दुर्भाग्य से दोस्ती। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सेठ धर्मचंद के पास बहुत पैसा था, जबकि उसका भाई करमचंद बहुत गरीब था। उसके यहाँ आए दिन खाने के भी लाले पड़े रहते थे। एक दिन, सुनते हो, घर में न तो आटा है, न ही घी, तेल, लकड़ी, और कल की बासी रोटी भी अब आधी ही बची पड़ी है, वह भी काफ़ी सख्त हो रही है। तो यह कि बच्चे भूखे हैं और घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। यह तो मैं भी जानता हूँ पार्वती, मगर मैं भी करूँ क्या। जिस धंधे में भी हाथ डालता हूँ नुकसान ही हाथ लगता है। पिछले दिनों फलों का ठेला लगाया था, सोचा सारे फल बिक जाएंगे तो कुछ मुनाफा होगा, मगर हुआ यह कि फल कई दिन तक नहीं बिके। आखिरकार सारे फल सड़ गए और अपनी पूंजी भी नष्ट हो गई। ठीक कहते हो, हम लोगों की किस्मत ही खोटी है, वरना आज हमारा यह हाल क्यों होता। ससुर जी का जब स्वर्गवास हुआ तब आप में और जेठ जी में बराबर बराबर बंटवारा हुआ था, मगर आज वो सेठ कहलाते हैं और तुम भुक्कड़। सुनो, मुसीबत में तो अपने ही अपनों के ही काम आते हैं। तुम क्यों नहीं अपने बड़े भाई से कुछ धन उधार ले आते। मुझे विश्वास है कि जब तुम अपनी दुर्दशा के बारे में सेठ जी को बताओगे तो वह तरस खाकर तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अपनी पत्नी के बहुत कहने पर करमचंद अपने भाई के घर की ओर चल दिया, अपने भाई से कुछ धन उधार मांगने के लिए। पता नहीं भैया धर्मचंद उधार देंगे भी या नहीं, कहीं वह साफ मना न कर दें। खैर, करमचंद झिझकता झिझकता अपने बड़े भाई धर्मचंद के यहाँ पहुँचा। आओ भाई करमचंद, कैसे आना हुआ। मदद आपके पास कुछ मदद की आशा में आया हूँ भैया। मदद? कैसी मदद? और जब करमचंद ने अपना हालत के बारे में बताकर मदद मांगी तो देखो भाई करमचंद, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मगर इसके बाद मेरे पास कभी मत आना। मेरे पास बहुत रुपया है, इसका मतलब यह नहीं कि सब खैरात में लुटा दूँ। नाराज मत होइए भैया, मैं तो खुद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, किंतु क्या करूँ, मेरा मेरा मुकद्दर ही खराब है। जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसी में नुकसान हो जाता है। लगता है मेरे सिर पर दुर्भाग्य सवार है, जो किसी भी काम में मुझे पनपने ही नहीं देता। करमचंद की बात पर धर्मचंद जोर से हंसा और बोला, हा हा हा। ऐसा करो करमचंद, तुम अपना दुर्भाग्य मुझे दे दो, मैं दुर्भाग्य से भी दोस्ती कर लूँगा। भाग्य दुर्भाग्य की बातें बेवकूफ़ करते हैं करमचंद। मुझे देखो, मैंने जो कुछ भी कमाया है अपनी अक्ल से कमाया है, भाग्य दुर्भाग्य से नहीं। तुम भी अक्ल के सही इस्तेमाल करना सीखो बेवकूफ़ आदमी। और करमचंद को अच्छी तरह डांट फटकार कर भगाने के बाद सेठ धर्मचंद मुड़ा ही था कि एकाएक उसकी नज़र एक फटेहाल व्यक्ति पर पड़ी, जो ठीक उसी स्थान पर बैठा था जहां थोड़ी देर पहले करमचंद खड़ा था। अरे तुम कौन हो? मैं दुर्भाग्य हूँ। दुर्भाग्य? हा हा हा, तुम जरूर कोई मस्खरे हो। नहीं, मैं सचमुच दुर्भाग्य हूँ, मगर आप तो भाग्य दुर्भाग्य को नहीं मानते। अपने सिर पर मुझे जरा सी जगह दे सके तो बड़ी कृपा होगी। सिर पर जगह? क्या बकते हो। वैसे तो आप इजाज़त न भी दे तो भी मैं आपके सिर पर सवार हो सकता हूँ। कैसे? ऐसे। अरे अरे अरे, यह क्या करते हो। उतरो उतरो मेरे सिर पर से। क्यों नाराज़ होते हो भाई? तुम्हारा छोटा भाई तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुआ। मैं बरसों से उसके सिर पर सवार रहा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे सिर पर सवार रहूँगा तब भी तुम्हें जरा भी वजन महसूस नहीं होगा, मगर मैं रहूँगा तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह। ठीक है ठीक है, अगर दोस्त की तरह रहते हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। ठीक है, अब जब तक मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, वरना नहीं, और तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगा। और उस रोज रात को जब सेठ करमचंद सोया तो दुर्भाग्य उसके सिर पर सवार था। उसी रात अचानक सेठ करमचंद के घर में आग लग गई। पिताजी पिताजी उठिए, घर में आग लग गई। नहीं। जैसे तैसे जान बचाकर सेठ करमचंद अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर से बाहर निकला, तभी मालिक, गजब हो गया मालिक। सेठ धर्मचंद की दुकान का एक नौकर दौड़ता हुआ वहां आया और उसने बताया, दुकान पर डाका पड़ गया मालिक। डाकू दुकान से सारा कीमती सामान और रुपया लूट ले गए। नहीं। बाद में, च च च, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्यों करम धर्मचंद? हाँ, लेकिन मैं सब ठीक कर लूँगा। अभी कल ही मैंने अपने कई कारिंदों को शहर से माल लाने भेजा था 10,000 रुपये देकर। वे कल अथवा परसों तक माल ले आएंगे। ओह, यानी तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत भी पड़ जाए तो मेरे लिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझ पर अगाध विश्वास रखते हैं, और सिर्फ अपनी जुबान के बल पर मैं 1,00,000 2 लाख तो चुटकियों में इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन कई दिन बीत गए। जब सेठ धर्मचंद के कारिंदा शहर से माल लेकर न आए तो वह स्वयं शहर गया। उसने अपने व्यापारी से पूछताछ की जिनसे उसके कारिंदों ने माल लेना था। क्या कहते हो धर्मचंद, हमारे पास तो तुम्हारा कोई कारिंदा नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हुआ तो ऐसा ही है। पैसा बुरी चीज़ है। लगता है तुम्हारे 10,000 लेकर नौकर भाग निकले हैं, किंतु अगर मैं माल लेकर नहीं गया तो दुकान का तो भट्टा ही बैठ जाएगा। ऐसा करो राम शरण, तुम माल मुझे उधार दे दो, पैसे मैं अगले हफ्ते भेज दूंगा।
धर्मचंद के व्यापारी दोस्त ने उसे उधार माल दे दिया। माल लेकर धर्मचंद अपने कस्बे की ओर चल दिया। थोड़ा सा अक्लमंदी व चालाकी से काम लेना पड़ेगा, इसी माल से मैं धर्म के दुगने पैदा कर लूँगा। मगर धर्मचंद की सोच सिर्फ सोच ही रह गई। रास्ते में अचानक ही बाढ़ आ गई और धर्मचंद का सारा माल पास ही से बहने वाली नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से बाढ़ के पानी में बह गया। हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, यह बाढ़ भी अभी आनी थी। जैसे तैसे धर्मचंद ने किनारे पहुंचकर अपनी जान बचाई। उफ, 2 ही दिनों में किस्मत ने कितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अरे, तुम क्यों अपनी किस्मत का रोना रोने लगे? तुम तो भाग्य दुर्भाग्य को मानते ही नहीं। हाँ, नहीं मानता, अब भी नहीं मानता। बाढ़ तो प्राकृतिक विपदा थी। अगर मैंने पहले से नदी के बारे में मालूमात कर रखी होती तो इस नुकसान से बच सकता था। मगर अब तुम क्या करोगे? मैं सब ठीक कर लूँगा। मैं भाग्य दुर्भाग्य से घबरा कर निठल्ला बैठने वाला नहीं हूँ। अगले दिन धर्मचंद अपने एक साहूकार मित्र के पास पहुंचा। मुझे 20,000 रुपये चाहिए मित्र, अगले माह लौटा दूंगा। साहूकार दोस्त ने आवश्यक लिखा पढ़ी करके धर्मचंद को रुपया दे दिया। रुपया लेकर धर्मचंद घर की ओर जा ही रहा था कि अचानक, खबरदार, जो कुछ भी माल भत्ता है फौरन हमारे हवाले कर दो, वरना नहीं नहीं। रास्ते में उसे लुटेरे ने घेर लिया। धर्मचंद ने रुपया देने में आनेकानी की तो लुटेरे ने उसे मारा पीटा और रुपया छीन कर ले गए। हैरी किस्मत, ये रुपये भी हाथ से निकल गए। अरे, तुम तो फिर से अपनी किस्मत को कोसने लगे। तुम तो भाग्य दुर्भाग्य को नहीं मानते। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उतरो उतरो मेरे सर से। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो यह कह रहा था कि चोर उचक्के तो हर जगह होते हैं और लूटपाट भी करते ही रहते हैं। अगर लुटेरे ने तुम्हें लूट लिया तो इसमें भाग्य का क्या कसूर? ठीक है, मैं मान गया, भाग्य दुर्भाग्य भी कोई चीज़ होती है। अब तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। क्यों बहुत जल्दी मेरे साथ से घबरा गए? तुम्हारे भाई के साथ तो मैं बरसों रहा हूँ, उसने तो कभी ऐसे हार नहीं मानी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सिर पर सवार नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, जैसे अब तक अन्य लोगों के साथ रहता आया हूँ। हाँ, ठीक है। और फिर धर्मचंद वहाँ से अपने एक अन्य मित्र के यहाँ गया। राम राम गंगा राम। राम राम भाई धर्मचंद, कहो कैसे हो? ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी सी मुकद्दर की मार आ पड़ी है, तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, कहो, तुम्हारी मदद करके मुझे हार्दिक खुशी होगी। धन्यवाद भाई, तुम्हारी बात ने मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। अब अगर 2 माह के लिए तुम मुझे 40,000 रुपये दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं तुम्हें उचित ब्याज भी दूंगा और रकम भी निश्चित समय पर वापस कर दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है धर्मचंद। और सेठ गंगाराम से 40,000 रुपये उधार लेकर धर्मचंद वहाँ से चल दिया। थोड़ी देर बाद, क्यों भाई धर्मचंद, अगर रास्ते में फिर से लुटेरे तुम्हें लूटने के लिए आ जाए तो? इस बार लुटेरे मुझे आसानी से नहीं लूट पाएंगे। मैंने गंगाराम से यह लाठी व छुरा लुटेरों को सामना करने के लिए ही लिया है। तो इन रुपयों से तुम अपनी बिगड़ी हालत सुधार लोगे? हाँ, अवश्य। कैसे? सबसे पहले मैं 10,000 रुपये सेठ रामशरण को दूंगा, जिसका माल बाढ़ के पानी में बह गया। उधार चुकाने के साथ साथ मैं उसे 10,000 रुपये और दूंगा और इस बार उससे 20,000 रुपये का माल ले लूँगा और फिर से अपने साहूकार दोस्त को उसके लिए 20,000 ब्याज समेत वक्त पर लौटा दूंगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर दोबारा उससे समय पर कर्ज हासिल हो सके। वाह, तुम सचमुच बहुत हौसलामंद हो। अपने दुर्भाग्य से अभी तक घबराए नहीं। दुर्भाग्य की सोच उससे घबरा कर यदि मेरे जैसे लोग सिर पर हाथ रखकर बैठ जाए तो यह दुनिया एक दिन भी न चले, क्योंकि हर एक के साथ इस दुनिया में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्भाग्य जुड़ा ही रहता है। धर्मचंद घर के रास्ते की ओर बढ़ गया। अभी वह बीच रास्ते में ही था कि एकाएक जोर की हवा चलने लगी। साएं साएं तेज हवाओं के बाद एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। उफ, बड़ी तेज हवा है। बारिश से बचने के लिए धर्मचंद एक घने पेड़ की ओर भागा। उसने पेड़ के नीचे शरण ली। उस पेड़ की एक शाखा से एक विषधर सांप लटक रहा था, जिस पर धर्मचंद की नजर न पड़ी थी, और सांप ने धर्मचंद को डस लिया। फुस, हाय! जहर के असर से धर्मचंद बेहोश होकर वहीं पेड़ के नीचे लुढ़क गया। फिर जब उसे होश आया तो, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, मगर आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? हम सपेरे हैं, आप सपेरों की बस्ती में हैं। आपको सांप ने डस लिया था। संयोग से हमारी बस्ती के व्यक्ति की तुम पर नज़र पड़ गई थी। वह तुम्हें यहाँ ले आया और हमने तुम्हारी जान बचा ली। मगर मेरे पास एक थैली भी थी। थैली? कैसी थैली? उसमें 40,000 रुपये थे। 40,000 रुपये? सपेरों के सरदार ने तुरंत उस व्यक्ति को आवाज़ दी जो धर्मचंद को सपेरों की बस्ती से लेकर आया था। सकुरा,
आया सरदार। सकुरा सरदार के सामने आया। क्या है सरदार? इस आदमी के पास रुपयों से भरी एक थैली थी, वह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरदार, मैंने तो जब इसे बेहोश देखा इसके पास कुछ भी नहीं था। तभी हा हा हा, धर्मचंद की नज़र उसके निकट खड़े दुर्भाग्य पर पड़ी जो हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? इस बात पर कि तुम्हारे रुपये तो इस आदमी ने तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही एक बदमाश ले उड़ा था, वही तुम्हारी लाठी व छुरा ले गया है। इस बेचारे पर तो तुम बेकार ही शक कर रहे हो, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं भला उसे क्यों रोकता? मैं तो तुम्हारा दुर्भाग्य हूँ, किंतु तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, दोस्त तो हूँ मैं तुम्हारा, किंतु मैं जिसके साथ भी दोस्ती करता हूँ उसका कभी भला नहीं करता। तो फिर मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल नहीं, फौरन मेरा साथ छोड़कर भाग जाओ। ऐसे तो मैं भागने वाला नहीं, तुम ही मुझे भगाने का कोई उपाय करो। मेरा तो जब तक बस चलेगा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी यह आप किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है मगर मेरा दुर्भाग्य है इसलिए तुम लोगों को दिखाई नहीं दे सकता। मैं आपकी बात समझा नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता, किंतु एक बात ज़रूर कहूँगा सरदार, तुम्हारा आदमी साकुरा बहुत अच्छा इंसान है, किंतु मेरे पास उसे इनाम देने के लिए कुछ नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि आपके पास 40,000 रुपये थे जो साकुरा ने निकाल लिए। रुपये तो मेरे पास थे, किंतु उन्हें साकुरा ने नहीं निकाला, यह मुझे मालूम हो गया है। मालूम हो गया है? कैसे मालूम? कैसे? आप तो बेहोश थे। यह मत पूछो सरदार, और हो सके तो मेरा यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सपेरा सरदार ने अपने एक आदमी को धर्मचंद की बस्ती से बाहर तक छोड़कर आने के लिए उसके साथ कर दिया। फिर धर्मचंद वापस अपने घर की ओर चल दिया। घर घर तो जल गया था, उसकी जगह धर्मचंद ने जैसे तैसे जंगल के पास एक झोपड़ी खड़ी कर ली थी। रुपया का कुछ बंदोबस्त हुआ। धर्मचंद जब अपनी झोपड़ी में पहुंचा, उसकी पत्नी व बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हुआ था मगर हाथ से निकल गए। उस रोज उसके घर चूल्हा भी नहीं जला। धर्मचंद, उसकी पत्नी व बच्चे भूखे ही सोए, मगर भूखे पेट भला नींद भी किसे आती। ओह, बच्चे भी भूखे हैं। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, कल कुछ न कुछ प्रबंध करना ही पड़ेगा। अचानक, क्या सोच रहे हो धर्मचंद? तुम? हाँ मैं तुम्हें हाँ मैंने तो अब तुम्हारा साथ साथ ही रहना है। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगा। अपने आप तो मैं जाने से रहा, तुम लड़ कर झगड़ कर किसी भी तरह भगा सको तो भगा दो। यह बात तो लो, आज ही मैं तुम्हारा भुर्ता ही बना देता हूँ ढिसुम। तभी धर्मचंद की पत्नी जाग गई और अरे अरे, यह तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बेकार में हवा में घूंसे चला रहे हो? ढिसुम, मैं हवा में घूंसे नहीं चला रहा हूँ भाग्यवान, अपने दुर्भाग्य को मार रहा हूँ, इसे मार मार कर भगा रहा हूँ, जबकि मैं इस समय तुम्हारे सबसे अच्छा और घनिष्ठ साथी हूँ। दुर्भाग्य को मार रहे हो, उसे मार कर भगा रहे हो, यह क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुम समझने की चेष्टा भी मत करो तो बेहतर है। अरे हाँ, और हाँ, तुम यह छत पर उल्टे क्यों लटके हुए हो? नीचे आओ, ताकि तुम मुझे फिर से मारना शुरू कर दो। ना बाबा ना, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे, छत गिर जाएगी बेवकूफ़, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए भी नहीं कहोगे? हाँ हाँ, नहीं कहूँगा। धर्मचंद के आश्वासन पर दुर्भाग्य फिर से उसके निकट आकर बैठ गया, मगर धर्मचंद की पत्नी तो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। वह अपने पति को चिल्लाता बड़बड़ाता देख दुखी होती और बच्चों से बोली, हे भगवान, लगता है तुम्हारे पिता पागल हो गए हैं, कैसे कैसे अपने आप से बड़बड़ा रहे हैं। दुर्भाग्य धर्मचंद के अलावा किसी को दिखाई जो नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी पत्नी और बच्चों की गलत फहमी तो होनी थी। अब तुम क्या सोच रहे हो? क्यों नहीं अपने किसी दोस्त से 80,000 रुपये मांग लेते? वह किस लिए? अरे, इतने रुपये से तुम अपने दोस्त साहूकार व व्यापारी के कर्जे भी उतार सकते हो और स्वयं व्यापार भी कर सकते हो। और अब की बार भी मेरी आंटी से रुपये निकल गए तो क्या होगा? अपने किसी और दोस्त से 1,60,000 मांग लेना। हाँ, और उन रुपयों को भी गंवा दूँ? नहीं नहीं, अब मैं किसी से कर्ज नहीं लूँगा। पहले ही मैं बड़ी मूर्खता कर चुका हूँ। यह जानते हुए कि दुर्भाग्य मेरे सिर पर सवार है, मैंने उधार लेकर अपनी बर्बादी को ही बढ़ावा दिया है। तो फिर तुम क्या करोगे? व्यापार फिर से ठीक ठाक करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ। क्यों ना तुम अपनी पत्नी से उसके जेवर ले लो और फिर तुम उन जेवरों से तुम 10 के 20 बना लो। वह कैसे? अरे, अब भी तुम्हारी पत्नी के बदन पर जो जेवर है उसकी कीमत तुम्हें 2-4 हज़ार तो मिल ही सकती है। जैसे जेवर बेचकर मिले रुपयों से एक बार जुआ खेल लो, 4,000 से 4 लाख बनते देर नहीं लगेगी। चूँकि धर्मचंद बर्बाद ही नहीं हुआ था, कर्जदार भी हो गया था और इसे लिया गया कर्जा चुकाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए जुआ खेलकर कर्जा चुकाने की बात उसे जच गई।
अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी के बदन से सारे जेवर उतरवा लिए और उन्हें बेचकर जुआरियों के अड्डे पर पहुंच गया। मगर थोड़ी देर में धर्मचंद सब कुछ हार गया। हाय, पत्नी के जेवर बेचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपना सारा धन लुटाकर धर्मचंद जुआरियों के अड्डे से बाहर आ गया। अब क्या सोच रहे हो धर्मचंद? यही कि पत्नी के जेवर भी लुटा दिए। घर पहुंचकर पत्नी से क्या कहूँगा? मेरी तो घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो आओ, थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर लो। मगर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। है कैसे नहीं? तुम्हारे गले में सोने का हार तो है ना? और दुर्भाग्य धर्मचंद को शराब के ठेके पर ले गया, जहां उसने अपनी रही सही पूंजी अपना हार भी गंवा दिया। तुम्हारा हार सोने का हो या पीतल का, जब शराब के दाम चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हो तब आकर पैसे देकर यह हार वापस ले जाना। शराब की एक भरी बोतल लेकर धर्मचंद घर पहुंचा। यह क्या, तुम शराब पीकर आए हो और बोतल भी साथ लाए हो? हाँ हाँ, मैं पी कर आया हूँ और रोज पी कर आऊँगा, कौन रोकेगा मुझे? धर्मचंद की पत्नी को पति की हालत देखकर धक्का पहुंचा, किंतु वह समझदार स्त्री थी। उसने रात को कोई विवाद खड़ा नहीं किया, बल्कि खामोश रह गई। अगले दिन सुबह, अरे यह तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? काम की तलाश में। कहीं चौका बर्तन करने, कपड़े धोने का काम मिल ही जाएगा। यह क्या तुम यह काम करोगी? करना ही पड़ेगा। जब आप शराब पीकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो तो घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा। बच्चों को रोटी तो खिलानी ही है ना? नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। कल दुर्भाग्य ने मेरी अक्ल पर पत्थर डाल दिए थे। मैं कसम खाता हूँ अब कभी शराब नहीं पीऊँगा और जल्दी ही सब ठीक ठाक कर दूंगा। और फिर धर्मचंद ने अपनी पत्नी को समझा बुझा कर रोका। फिर सोचने लगा बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कैसे किया जाए। 2 दिन से बच्चों ने पास के पेड़ों के फल तोड़कर खाकर ही गुजारा था। अन्न का एक दाना भी उनके पेट में न गया था। आखिरकार सोचते सोचते धर्मचंद को ख्याल आया कि कुछ दिन पहले अपने छोटे भाई करमचंद को उसने 50 रुपये उधार दिए थे। क्यों न करमचंद के पास जाकर अपने पैसे उससे मांगूं, किंतु उसकी हालत पता नहीं कैसी है, वह रुपये दे भी सकेगा या नहीं। तभी राम राम भैया। अरे भाई करमचंद, आओ आओ, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आप पर आई विपत्तियों के बारे में मुझे आज ही पता चला भैया। मैं आपसे रुपये उधार लेकर घर पहुंचा तो एक दोस्त शहर से आया बैठा। उसके यहाँ कल रात एक समारोह था। मेरा दोस्त उस समारोह में मुझसे गाना गवाना चाहता था। जैसा वह चाहता था मैंने कल रात उसके यहाँ समारोह में गाना गाया तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुझे ढेर सारा इनाम, पुरस्कार वह रुपया दिया गया। भगवान की दया से अब मुझे किसी बात की कमी नहीं है और मैं यह आपसे उधार लिए 50 रुपये वापस लौटाने आया हूँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करमचंद, जो तूने अच्छे दिन लौटते ही सबसे पहले तूने मेरे रुपये लौटाने की सोची। करमचंद ने धर्मचंद को और भी रुपया देने चाहे, किंतु धर्मचंद ने अपने रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा न लिया। करमचंद के जाने के बाद अब इन रुपयों से क्या करोगे धर्मचंद? सबसे पहले घर वालों के लिए खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। फिर जिन लोगों को मैंने रुपया देना है उन्हें अपने ऊपर आई विपत्ति की खबर भिजवाकर उनसे रुपया चुकाने की मियाद बढ़वाऊंगा। मियाद बढ़ाकर तुम क्या करोगे? रुपया वापस करने के लिए धन एकत्रित कब और कैसे करोगे? कर लूँगा किसी न किसी तरह, कोई ना कोई प्रबंध। यह सब तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा है क्या? भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हौसला दिया है, मेहनत करने की शक्ति दी है। इन सब की बदौलत मैं अपने दुर्भाग्य से भी लड़ सकता हूँ। और फिर धर्मचंद ने अपने परिवार के लिए कुछ दिनों के भोजन का प्रबंध किया। फिर वह अपने पत्नी से बोला, सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तब तक तुम्हें ही अपनी व बच्चों की देखभाल करनी होगी। जब तक हमारा दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ा है, मैं किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहता, किंतु दुर्भाग्य से लड़ने के लिए पूरे परिवार को सम्मिलित प्रयास करना होगा। यानी जरूरत पड़ने पर यदि मैं कोई काम करने लगूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, तुम सिलाई कढ़ाई जानती हो, कोशिश करना यही काम तुम्हें मिल जाए। और फिर धर्मचंद अपने लिए 2 वक्त की रोटी बंधवा कर शहर की ओर चल दिया। उसका दुर्भाग्य उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में वह अपने मित्र गंगाराम व साहूकार दोस्त से भी मिला। उसने रुपया ब्याज समेत वापस करने को कह रुपया वापस करने की मियाद बढ़वा ली। और फिर आखिर में वह अपने व्यापारी दोस्त रामशरण के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई और बोला, सिर्फ कुछ महीनों के लिए मैं कोई नौकरी करना चाहता हूं, किंतु नौकरी करके तुम भला क्या कमाओगे? अपने परिवार की दाल रोटी चलाने लायक तो कमा ही लूँगा। नौकरी में लगी बंधी तनख्वाह तो मिलेगी ना, मैं उसी से गुजारा कर लूँगा। फिर जैसे ही मैं वक्त की करवट सीधी महसूस करूँगा, मैं फिर से व्यापार में कदम रखकर सबसे पहले अपने कर चुकाऊँगा। और फिर रामशरण को पूरी तरह संतुष्ट कर चुकने के बाद जब धर्मचंद ने उससे नौकरी दिलवाने की प्रार्थना की तो वह बोला, एक काम तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ धर्मचंद। मेरे कुछ खेतों की ज़मीन एकदम बंजर है, तुम उन्हें किसी तरह उपजाऊ बना दो
तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। वैसे हर महीने तनख्वाह के रूप में मैं तुम्हें 250 रुपया अलग अलग से देता रहूँगा। बंजर जमीन को तो मैं उपजाऊ बना दूंगा, मगर उसके लिए 1 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा है रामचरण। व्यापारी रामचरण के पास पैसे की कमी नहीं थी। वास्तव में वह धर्मचंद के प्रति गहरा स्नेह रखता था, इसलिए उसकी मदद करना चाहता था। किंतु प्रकट में वह बोला, कोई ज़्यादा नहीं है 1 लाख। अगर मेरी बंजर जमीन उपजाऊ बन गई तो मैं 2 ही सालों में उससे कहीं ज़्यादा कमा लूँगा। उसके बाद धर्मचंद ने उसी दिन से रामचरण की बंजर जमीन उपजाऊ बनाने के लिए श्रम करना आरंभ कर दिया। ठाक ठाक। यहाँ की ज़मीन कुछ ज़्यादा ही सख्त है, किंतु यह उपजाऊ क्यों नहीं है, यह जानने के लिए खुदाई कुछ ज़्यादा ही गहरी करनी होगी। इस इलाके के चारों ओर की ज़मीन बेहद उपजाऊ है, इस लिहाज से यहाँ की ज़मीन को भी उपजाऊ होना चाहिए था। कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत करके धर्मचंद बंजर खेत की खुदाई करता रहा। उसने बहुत गहरा गड्ढा खोद डाला। चढ़ने उतरने के लिए गड्ढे की दीवार में ढलान बनाकर वह गड्ढे में उतर कर भी खुदाई करता रहा। फिर एक दिन, यह कैसी आवाज़ें, लगता है इस जमीन में किसी धातु की खान है, टन। और फिर धर्मचंद ने मिट्टी हटाकर देखा तो सोना। धर्मचंद भागकर रामचरण के पास पहुंचा और, रामचरण, तुम्हारे बंजर खेत में वास्तव में सोने की खान है क्या? रामचरण को विश्वास नहीं हुआ। वह धर्मचंद के साथ स्वयं अपने खेत पर पहुंचा तो उसने पाया कि धर्मचंद की बात बिल्कुल सच्ची है। वाह धर्मचंद, तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें 1 लाख देने के लिए कह गया था, किंतु किसी ने ठीक कहा है, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करता है। अब तो 1 लाख क्या, मैं तुम्हें 10 लाख भी दे दूं तो कम है मित्र। फिर रामचरण व धर्मचंद जब खुदे हुए गड्ढे से बाहर आए तो धर्मचंद को एक स्थान पर अपना दुर्भाग्य बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा दिखाई दिया। अरे तुम यहाँ कैसे पड़े हो दुर्भाग्य, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे हाथ पांव जख्मी हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ साथ चल फिर नहीं सकता। मगर यह सब हुआ कैसे, किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं, किंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ साथ था ना। अतः जब तुम फावड़े चलाकर खुदाई कर रहे थे मैं जख्मी होता चला गया। तुम्हारी मेहनत के फावड़े ने मुझे इस कदर अपाहिज कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि, बल, हिम्मत व हौसले ने मुझे परास्त कर दिया है धर्मचंद। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहने के साथ ही धर्मचंद का दुर्भाग्य उसकी आंखों से ओझल हो गया। तभी उसके व्यापारी मित्र रामचरण ने उससे पूछा, किससे बात कर रहे हो धर्मचंद? कुछ नहीं, यूं ही पिछले दिनों दुर्भाग्य से जो विपदाएं आ पड़ी थी उन्हीं का ख्याल कर रहा था, उन्हें ही याद कर रहा था। हाँ, अच्छे दिन आ जाए तो बुरे दिनों को भूलना तो नहीं चाहिए, किंतु तुम उन्हें भूलकर फिर से अपने अच्छे दिनों के निर्माण में लग जाओ। और फिर रामचरण ने ढेर सारा धन लेकर बहुत सारे सामान के साथ धर्मचंद को विदा किया। कुछ ही दिनों में धर्मचंद की हालत पहले से भी बहुत अच्छी हो गई। उसने अपना बहुत शानदार मकान बनवाया और व्यापार भी काफ़ी बढ़ा लिया, किंतु अब वह किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता था। भाग्य दुर्भाग्य का रोना रोने वालों की खिल्ली नहीं उड़ाता था, बल्कि उनसे कहता था, भाई मेरे, भाग्य दुर्भाग्य बड़ी चीज़ है, किंतु मनुष्य को अपने दुर्भाग्य से घबरा कर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि डट कर दुर्भाग्य का मुकाबला करना चाहिए। तभी दुर्भाग्य से मुक्ति पाई जा सकती है। याद रखो, मेहनती आदमी से दुर्भाग्य कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। मेहनती आदमी से दुर्भाग्य को हार माननी ही पड़ती है। मेहनती आदमी से दुर्भाग्य कभी नहीं जीत सकता। समाप्त।